बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पोलिटिकल टॉक के साथ मैं हूं आपकी मेजबान फाइजा बुखारी। सबसे पहले साल नौ की मुबारकबाद देना चाहूंगी अपनी जानिब से और अपनी पूरी टीम की जानिब से। आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान ने पाक चाइना बिजनेस इन्वेस्टमेंट फोरम का इजरा किया और साथ ही उन्होंने कहा कि ये एक इंतहाई खुशाइन बात है, हमें अपने मुल्क में सरमायाकारी को फ़रोग देना होगा, सनतों को फ़रोग दिया जाएगा और इसी के साथ साथ ये कोशिश की जाएगी कि हम एक्सपोर्ट को बढ़ाएं और इम्पोर्ट को कम करें। और इसी के साथ ही कुछ बात करेंगे कि मिनी बजट के हवाले से आवाम के लिए एक मिनी बजट पेश किया जा रहा है। पेट्रोलियम की मसनूआत में इजाफा किया गया है, तो आइंदा आने वाले दिनों के अंदर हालात कैसे रहेंगे? क्या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वतन वापस आ रहे हैं? अगर आ रहे हैं तो फिर पीडीएम का अगला प्लान क्या होगा? जो लॉन्ग मार्च करना था वो लॉन्ग मार्च में तब्दील हो चुका हुआ है, वो कब होगा? और जैसे तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर साहब का ये कहना है कि महंगाई दूसरे ममालिक में भी बढ़ी है, पाकिस्तान में निस्बतन कम है, तो वो क्या समझते हैं कि अवाम के लिए क्या प्लान तैयार है? और पीडीएम के हवाले से उनका ये कहना था कि पीडीएम की सिर्फ और सिर्फ एक धमकी है, ये मार्च कभी भी नहीं होगा। इस हवाले से बात करने के लिए आज पैनल में हमारे साथ मौजूद है, स्टूडियो में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर एनालिस्ट फयाज बड़ाई साहब। टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद होंगे बिजनेसमैन हैं और साबिक सदर है चैम्बर ऑफ कॉमर्स लाहौर के सुहेल लिशारी साहब, और टेलीफोन लाइन पर ही हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर जर्नलिस्ट और सीनियर एनालिस्ट हैं सलीम बुखारी साहब। जी लिशारी साहब, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, वजीर आजम इमरान खान ने आज पाक चाइना बिजनेस इन्वेस्टमेंट फोरम का जो इजरा किया है, इस हवाले से उन्होंने कहा कि ये बहुत ही खुशाइन बात है, लेकिन इस हवाले से उनका साथ साथ ये भी कहना था कि अगर कोई मुल्क जो है अगर वहां पर एक्सपोर्ट नहीं होती है तो वो तरक्की नहीं कर सकता है। जिन ममालिक ने अपनी एक्सपोर्ट पे तरजीह दी है उन्होंने तरक्की भी की है, इस हवाले से आपका क्या कहना है? बात तो उनकी एक हद तक सही है कि एक्सपोर्ट होनी चाहिए, मगर एक्सपोर्ट करने के लिए आपके पास एक स्टैंडर्डाइज्ड और सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स भी तो होने चाहिए ना। हमने सिर्फ चंद चीज़ों पे इन्हिसार किया है, जिसमें टेक्सटाइल टॉप पे है और कुछ हमारे स्पोर्ट्स गुड्स हैं, सर्जिकल हैं गुड्स, कुछ सरामिक्स हैं छोटी मोटी, तो वो हमारी जो एक एक्सपोर्ट है होवरिंग अराउंड 20 to 25 बिलियन डॉलर्स है, उससे आगे तो हम बढ़ नहीं सके। और उसके बरक्स इससे डबल हमारी 3 टाइम्स हमारी इंपोर्ट हो जाती है। तो एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए बात तो वही है ना कि आपको इंडस्ट्री लगानी पड़ेगी, और इस सिर्फ बात करने से नहीं होता। मैंने पहले भी यही कहा था कि मुहावरा तो यही है कि भाई आप अगर रोशनी की बात करेंगे तो कहने से तो रोशनी नहीं होगी ना, आपको चिराग जलाने पड़ेंगे। तो अभी चूंकि ये इक़्तिदार में है, प्राइम मिनिस्टर हैं, इनको तो ये कहना चाहिए कि जी हम ये काम कर रहे हैं और हमने ये शुरू कर दिया है, या हमने पहला कदम इसकी तरफ बढ़ा दिया। सिर्फ कह देने से कि भाई हमें ये करना चाहिए वो करना चाहिए, ये तो ऐसा लगता है जैसे पुराने जमाने का पीटीवी का खबरनामा है कि जी ये होने वाला है और ये कर देंगे। तो इससे तो बात नहीं बनेगी। हमें अपने एक्सपोर्ट बेस बढ़ाना पड़ेगी, और उसके लिए जो मैं बड़े अरसे से बहुत से चैनल्स पे और बहुत सी जगहों पे ये कह चुका हूँ कि एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए सारे पाकिस्तान को एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन आप डिक्लेयर करें और स्पेशल इकोनॉमिक जोन डिक्लेयर करें, और जो आपने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को मुराद दी है वो सब इंडस्ट्री को दें। मैं मानता हूँ कि छोटी मोटी को गड़बड़ें जरूर होंगी, वो गड़बड़ें हम पहले भी कर रहे हैं, तो इट डजंट मैटर। अच्छा लिशारी साहब, गुज़िश्ता भी कई प्रोग्रामों में आप मेरे साथ रहे हैं, मेरे पैनल का हिस्सा भी रहे हैं, और हम यही बात तब भी डिस्कस कर रहे थे कि आज इमरान खान भी ये बात करते हैं कि सरमायाकार को आना चाहिए, और सरमायाकार तब तक नहीं आता जब तक कि उसे कंफर्टेबल जोन नहीं दिया जाता। और सनतों का जो इजरा है वो कैसे मुमकिन होगा अगर हम लोग ये चाहते हैं कि हमने एक्सपोर्ट करनी है या उस लेवल पे अपने आप को लेकर जाना है और सनतों में इजाफा करना है, तो ये बातें तो तभी मुमकिन होगी कि जब हम अपने मुल्क के सरमायाकार को वो माहौल प्रोवाइड करेंगे। जो मुल्क में मौजूद लोग हैं वो भी पैसा इन्वेस्ट करने के लिए या उसको यूज करने के लिए कहीं पे भी तैयार नहीं है। इस हवाले से आप क्या समझते हैं कि वजीर आजम इमरान खान को इन तमाम सूरत हाल के बारे में मालूम नहीं है? क्या उनके साथ जो उनके एडवाइजर्स मौजूद होते हैं वो खान साहब को नहीं बताते? नहीं, ये ना समझे आप, उनको सब बात का इल्म है, और वो जिस स्टेज पे बैठे हुए हैं उनको इंटरनेशनली और नेशनली क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, सबकी खबर है। इसीलिए तो अपनी हद तकरीरों को कहते हैं। तो लिशारी साहब, जब खबर मौजूद है फिर वजीर आज़म इमरान खान जो है वो क्यों ताखीर कर रहे हैं कि हम अपने इन्वेस्टमेंट जो है उसको क्यों नहीं यहाँ पे करवा सकते, और अपने इन्वेस्टर्स को क्यों नहीं इस बात पे फोकस करवा रहे कि वो आए और इन्वेस्टमेंट करें पाकिस्तान में? हमने तो हर चीज पर टैक्स लगा दिया, हमने तो हर चीज पे एफपीआर को खड़ा कर दिया, हर चीज पे नैब आगे खड़ी हो गई। मैं यही अर्ज करने लगा था कि पाकिस्तान में
खुद इमरान साहब कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब के जी क्रिएशन ऑफ वेल्थ होनी चाहिए, मगर जो भी अमीर इस मुल्क में होता है आप उसके पीछे नैब को चढ़ा देते हैं, जी तो ये कंफर्टेबल जोन कहाँ रह गया। और इसीलिए कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करता, क्योंकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है। ठीक। इजाजतनामे लें, फिर हर मरहले पे रिश्वत दें और टैक्स दें, और उसके बावजूद जब लगा भी लें तो गैस नहीं है, तो बिजली इतनी महंगी है, तो आप कंपेटिटिव ही नहीं होते हैं, तो आप क्या एक्सपोर्ट करेंगे। आप कम से कम जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनको तो आप सस्ती बिजली और सस्ती गैस दें और मुसलसल दें, फिर आप जब चीजें ही नहीं होंगी। अभी आपने कितने सारे एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन बनाए हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए हैं, किसी में कोई खास काम नहीं हो रहा। बिल्डिंग के बनानी है तो उसके ऊपर टैक्स दे दें, जमीन खरीदनी है तो उसके ऊपर टैक्स दे दें, और हर जगह यानी कि रुकावटें ही रुकावटें हैं। तो जब तक आप ये सब रुकावटें नहीं खत्म करेंगे, बिजनेसमैन बिजनेस करने आ रहा है बाबा, वो कोई फटा लेने थोड़ी आ रहा है, वो कोई सर दर्द लेने थोड़ी आ रहा है कि आप उसको इतनी मुश्किलातों में डाल दें कि वो अपना पैसा लेके तो फिर बैठ जाता है, फिर वही करता है कि चलो जी बाहर से इंपोर्ट करें, इंपोर्ट की, टैक्स दिया, दुगने रुपयों पे बेच दिया, दैट्स द इजी वे ऑफ डूइंग बिजनेस। यकीन करें, इंडस्ट्री लगाना इस मुल्क में सब इंडस्ट्रियलिस्ट और अदरवाइज जानते हैं, इसको कहते हैं कि जहाज के बराबर है कि अगर आप कोई इंडस्ट्री इस मुल्क में, इंडस्ट्री तो ऐसे लगनी चाहिए जैसे मतलब कि प्लेट पर रख के उसको दें, जिसको अंग्रेजी में ये कहते हैं प्लग एंड प्ले। आप कहीं आए, ये जगह है, चलें, पहले आप पैसा इन्वेस्ट करें, एटलीस्ट सब इजाजतें मिल कोई गई तरक्की में हैं, आप शामिल हों। ठीक है, इस पॉइंट पे आपके पास वापस आऊंगी। वड़ाई साहब हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ रखते हैं। वड़ाई साहब, लिशारी साहब ने इंतहाई खूबसूरती से जैसे बात को बयान किया है, तो साले 9 के आगाज पे फयाज वड़ाई साहब, हमारी उम्मीदें काफी ज्यादा वाबस्ता थी वजीर आजम इमरान खान साहब से, क्यों ना हो अपने कंटेनर्स के ऊपर खड़े होकर खुद सोशल अवेयरनेस थी, लोगों को आगाह किया, उनके हकूक से उनको मुतारफ करवाया। आज वही इमरान खान साहब हैं जिनसे लोग इस बात की उम्मीद रखते हैं कि शायद हो सकता है कि नए आने वाले साल के ऊपर उनके लिए कोई रिलीफ पैकेज भी आए। एक तरफ पे वो सेहत कार्ड का इजरा भी कर रहे थे और दूसरी जानब पे पेट्रोलियम की मसनूआत में इजाफा भी हो रहा था। और तर्जुमान पंजाब हुकूमत के एहसान खावर साहब जब रात को मीडिया पे बात कर रहे थे और एक निजी चैनल के ऊपर इंटरव्यू देते हुए ये बात कर रहे थे कि दूसरे ममालिक में भी महंगाई की रेशो में इजाफा हुआ है। अगर हम अपना कंपैरिजन दूसरे ममालिक के साथ करते रहेंगे तो सर फिर वहां पे सोर्स ऑफ इनकम भी अलग से हैं, वहां पे टैक्स रिटर्न की भी एक शरह है, यहाँ पर तो वैसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आता है। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? जो खान साहब और उनकी टीम सबसे बड़ी गलती कर रही है ना, वो जो इसकी अभी आपने निशानदेही की है, वो ये बात मानने को तैयार ही नहीं कि इस मुल्क में महंगाई हो रही है या महंगाई हो गई है। वो अभी भी दुनिया के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं कि पाकिस्तान अभी भी दुनिया में बेशुमार ऐसे मुल्क हैं जिनसे सस्ता तरीन मुल्क है। तो जब तक वो चीज़ को मानेंगे नहीं, जब तक वो चीज़ जो डायग्नोज होगी, जो तशखीस हुई है चीज़, जब वो बीमारी को नहीं मानेंगे, जब इस बात को नहीं मानेंगे कि इस मुल्क में महंगाई हो गई है, तो फिर वो कैसे चलेगा। अब देख रही है कि खान साहब तो आजकल, मुझे तो ये लगता है फ़ायदा कि उनका एक टारगेट था कि अच्छा खिलाड़ी बनना, वो बन गए, फिर प्राइम मिनिस्टर बन गए और उनका दूसरा टारगेट भी अचीव हो गया था। अब वो उन्होंने जो अगली ज़िंदगी, मुझे शक पड़ रहा है, वो ये सोच रहे हैं कि वो अब एक मुफक्कर के तौर पर, एक लेक्चरार के तौर पर, प्रोफेसर के तौर पर दुनिया में घूमेंगे, लेक्चर देंगे, दुनिया को ट्रेन करेंगे, तरबियत देंगे। लेकिन जो अभी जैसे लाशारी साहब ने कहा कि उनका रोल जो है वो एक चीफ एग्जीक्यूटिव का है, एडमिनिस्ट्रेटर का है। उन्हें ये नहीं कहना कि हमें ये काम करने होंगे, ये काम इस तरह होंगे, माजी हमारा ये था, मुस्तकबिल हमारा ये था। अब वो सीट पर बैठे हुए हैं, अब उनके पास वक्त है, अब वो कंटेनर से भी उतर चुके हैं, इक़्तिदार भी उनको मिल चुका है। अब उन्हें स्टेप लेने हैं। अब उन्हें चाहिए ऐसे काम करें कि दुनिया को फिर बाद में जब प्राइम मिनिस्टरशिप से हट जाए तो बताएं जी इस तरह मुल्क के हालात, इस तरह पाकिस्तान की माशी सूरत हाल थी, इस तरह पाकिस्तान में बैड गवर्नेंस थी और मैंने ये इंकलाबी स्टेप लिए जिनके ये चीज़ें निकली। ठीक है, उन्होंने कुछ अच्छे काम किए हैं, सेहत कार्ड का इजरा किया, उन्होंने ग्रीन जो पौधों की स्कीम है वो शुरू किया है और कुछ चीज़ें हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर एक एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर, जैसे अभी आप देख रहे हैं डॉलर बढ़ता है तो कीमतें डॉलरों का जो इम्पैक्ट होता है उससे कई ज़्यादा बढ़ जाती हैं। उसकी वजह डॉलर नहीं होता। देखें, प्राइम मिनिस्टर और उनकी टीम की ये भी नाकामी है कि अभी गुड गवर्नेंस नहीं है। वो चीज़ें जिन पर डॉलर का या दूसरी आयल का, डीजल की महंगा होने का इम्पैक्ट नहीं पड़ता, वो भी महंगी हो जाती हैं और उसकी सिर्फ और सिर्फ वजह जो गवर्नेंस का मसला है। तो खान साहब को कम से कम एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर अपनी जो उनकी टीम है, जो उनके वज़राए आला हैं, उनको ये तो बताना चाहिए कि यार गुड गवर्नेंस को बेहतर करें और गैर ज़रूरी महंगाई तो बढ़ रही है, ठीक है, आप कहते हैं पूरी दुनिया में महंगाई है,
लेकिन इतनी ज़्यादा गैर ज़रूरी चीज़ें जो बढ़ जाती हैं, आवाम उससे उस ज़्यादा पे बदल कंट्रोल हो रहे और हैं। चेक एंड बैलेंस होना हाँ, चाहिए। तो सही। आवाम उससे बदल हो रहे हैं। आपने अगला इलेक्शन भी लड़ना है, और अगर नहीं लड़ना है तो फिर आपने वो काम तो शुरू कर दिया, प्रोफेसर तो आप बन गए हैं, लोगों को दरस देंगे, और लेकिन किस बात का दरस देंगे? प्रैक्टिकली तो वो चीज़ होगी नहीं। होती नजर नहीं आ रही है जी। निशारी साहब, एक तरफ तो हम बात करते हैं एक्सपोर्ट्स पे हमें फोकस करना चाहिए, और दूसरी तरफ पे हम लोगों ने मुल्क की जो एनवायरनमेंट है उसको भी काफी टाइट करके रख दिया हुआ है कि इन्वेस्टर जो है वो पैसे इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नजर नहीं आते। इमरान खान साहब का ये कहना है कि किसी भी मुल्क की जो तरक्की है ना वो उसकी सनत से वाबस्ता होती है। अब हमने इसको मजीद फरोग देना है, हमने अपनी एक्सपोर्ट पे फोकस करना है, इंपोर्ट को कम करना है। फिर उन्होंने कहा जी आईटी से रिलेटेड उन्होंने बात की कि पहले देखें जिसमें ग्रोथ बहुत कम थी, अब हमने उस पर फोकस करना शुरू किया तो उसमें मजीद बेहतरी आ रही है। फिर उन्होंने कहा कि जब तक जो टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में इस्तेमाल हो रही है वो मोहनजोदड़ो के टाइम की हो रही है। तो सर अगर अब इनके टेन्योर में भी अगर वही चीजें एज इट इज वैसे ही हो रही हैं तो चीजें ठीक कैसे होंगी, और हम अपने मुल्क में बिजनेस को कैसे फरोग देंगे? देखिए, बात तो वो सही कह रहे हैं, मगर बात जैसे दूसरे पैनलिस्ट बैठे कह रहे हैं, वो बड़ी मुनासिब बात कह रहे हैं कि ये लेक्चर देना और एक स्कॉलर और एक प्रोफेसर की तरह बात कर देने से तो बात नहीं बनेगी, क्योंकि ये बात कोई प्राइम मिनिस्टर कर रहा है, कोई आम आदमी नहीं कर रहा जी। तो बात यही है कि देखिए आईटी के एक्सपर्ट्स जो हैं वो भी उस स्टैंडर्ड और कैलिबर के नहीं है जो दुनिया में है। हमें अपनी एजुकेशन को भी एक नए एंगल से देखना पड़ेगा कि हम आईटी एक्सपर्ट्स पैदा करें। आपके इल्म में होगा कि इंडिया की एक्सपोर्ट जो है आईटी की ये 150 बिलियन है और हमारी 2 बिलियन है। तो ये इतना फर्क, चाहे आबादी का भी फर्क निकाल लें तो फिर भी ये वो तनासब नहीं बनता। फिर भी अगर हमारे से वो 10 गुना बड़े हैं तो हमारी अगर 2 बिलियन है, तुम्हारी फिर 20 बिलियन तो कम से कम एक्सपोर्ट होनी चाहिए ना आईटी की। तो वो बात वही है कि हमारे पास वो एक्सपर्ट्स, वो जो इंटेलेक्चुअल्स हैं इसके आईटी के, वो उतने काबिल नहीं है कि हम इतना काम कर सकें। जी। बाकी रह गई इंडस्ट्री की जहाँ तक बात है, हमें पुराना तर्ज की इंडस्ट्री से निकल के अब भी हमें हाई टेक इंडस्ट्री की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि पिछले 10-15 सालों में हर जगह पे आपका इंटरनेट, आपका चिप, ये चीज़ें इस्तेमाल होनी शुरू हो गई हैं, इवन दी इंडस्ट्री। तो हमें अब पूरा एक नए सिरे से रिवैम्प करना चाहिए अपनी इंडस्ट्री को, और हमें एक मॉडर्निटी और लिबरलाइजेशन की तरफ जाना चाहिए। देखिए, अगर हम कर्ज ही लेते रहेंगे और आईएमएफ की डिक्टेशन लेते रहेंगे तो ये हर महीने आपका 4 रुपए पर लीटर पेट्रोल बढ़ेगा, हर दफा आप कैपेसिटी चार्जेस दे रहे होंगे, फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस बिजली की दे रहे होंगे। तो आपकी जब सब चीजें जो इनपुट हैं वो महंगी हो जाएंगी तो आप एक्सपोर्ट कैसे करेंगे? और जो एक्सपोर्टर आता भी है, इंडस्ट्री लगाना भी चाहता है, जो लोकल है, आप चाइना के जो इंडस्ट्री से उनको ज्यादा मराते दे रहे हैं बनिस्बत के अपने लोकल बंदे को वो मराते दें। आप इंडस्ट्री को, मैं जैसे पहले कह रहा था कि ये इंडस्ट्री लगाना मेरा काम सिर्फ आधा है, आधा काम गवर्नमेंट का है, तो वो इसको आगे बढ़ के लगवाए कि नहीं बताओ क्या चाहिए। निशारी साहब, आप क्या समझते हैं इस हवाले से हुकूमत को क्या पॉलिसीज मुरतब करनी चाहिए या क्या प्लान जो है उसको सामने मुतारफ करवाना चाहिए बिलखुसूस बिजनेस से रिलेटेड, और अगर सनत से बात की जाती है तो उससे रिलेटेड आप क्या समझते हैं कि किन चीजों को मुतारफ करवाना पड़ेगा? इंडस्ट्री डिस्करेज होता है तो वो कोई काम करने को तैयार नहीं होता। आज तक इंडस्ट्रियल टैक्स पेयर ये बड़ा शोर मचाते हैं कि जी हमने इस महीने और 3 महीनों में टैक्स जो है अपने टारगेट से ज्यादा इकट्ठा कर लिया। और बाबा आपने इकट्ठा नहीं किया, हम लोगों ने दिया जी। तो आप तो सिर्फ टैक्स कलेक्टर हैं, हम देने वाले हैं। यहाँ तो बताए ना कि आपने टैक्स दिया, फिर ये तालियां बजवाते हैं कि जी हमने टैक्स इकट्ठा कर लिया। टैक्स देने वाले, हमें उस टैक्स देने वाले की इज्जत करें, क्योंकि उस टैक्स देने वाले को आज तक जितनी भी हुकूमतें आई उन्होंने चोर ही कहा है, और चोरों से ही ये पैसे ले रहे हैं टैक्स के, और फिर कह रहे हैं कि हमने इतना टैक्स इकट्ठा कर लिया। तो जब तक इज्जत नहीं देंगे, फैसिलिटीज नहीं देंगे, लॉन्ग टर्म उनको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, उस वक्त तक ये ख्वाब ही रहेगा जो आप बातें कर रहे हैं। क्योंकि देखिए असल बात वही है कि आप अच्छा प्रोडक्ट बनाएं, स्टैंडर्ड का प्रोडक्ट बनाएं, बाहर की मुल्कों से सर्टिफाइड होकर, ये ठीक है और आपकी एक्सपोर्ट बढ़ सकती है। मगर ऑब्वियसली ये शॉर्ट टर्म नहीं है, ये मिड टर्म और लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट हैं, और फिर इंडस्ट्री भी वक्त के साथ साथ बदलती रहती है। आज इस चीज की जरूरत है, कल इस चीज की जरूरत है। अभी तक किसी को पता नहीं थी कि वैक्सीनों की जरूरत पड़ जाएगी। लोगों ने वैक्सीनें आजाद की हैं, हमने क्या आजाद की है? अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, कुछ बाहर से मंगवा लिया, इवन मतलब के वेंटिलेटर तक बाहर से मंगवाए और बाद में थोड़े बहुत
वो अपने बनाने की कोशिश की है। तो हमें इन्वेंटर होना चाहिए, हमें क्रिएटिव होना चाहिए। जब तक हम अपनी चीजें खुद नहीं बनाएंगे, खुद नहीं इस्तेमाल करेंगे और उनको एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, उस वक्त तक कि एक्सपोर्ट का अच्छा ख्वाब जो है। शारी साहब, अभी हम जिस तरह से बात कर रहे हैं हुकूमती कारकर्दगी के हवाले से, तो फिर इंतहाई अफसोस से कहना पड़ता है कि आप खुद शहर के बड़े जाने पहचाने बिजनेसमैन भी हैं, फिर आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ भी रहे हैं, तो इंतहाई अफसोस से कहना पड़ता है कि गुज़िश्ता अदवार में भी सनत को लेकर कोई खास किस्म का कोई प्लान जो है उसको तरतीब नहीं दिया गया। यही वजह है कि आज हमारी सनत जो है वो इस नहज तक पहुंच चुकी है कि हमारे सनतकार भी तैयार नजर नहीं आते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? देखिए, इसीलिए इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं आते ना, क्योंकि उनका पैसा फंस जाता है। अब देखें, टैक्स कटता है ऑन द पोर्ट, अभी बिका भी नहीं होता तो कहते हैं इनकम टैक्स जो है ऑन द पोर्ट ही दे दें। तो जब वो कहते हैं इससे रिफंड कर देंगे, तो रिफंड नहीं 6-6 साल मिलते, 3-3 साल रिफंड नहीं मिलते, और जब मिलते भी हैं तो कुछ ले दे के मिलते हैं। तो बहुत से मुश्किलात हैं एक्सपोर्टर्स के लिए, और इनको मैं जैसे पहले भी अर्ज कर रहा हूँ ना जी, इनको एक्सपोर्ट का अलहदा ही एक ऐसा सेल बनाना चाहिए जहाँ पे जैसे ही बंदा जाए उसे कहे भी ठीक है, ये जाते भी हैं, ये आपको मराद नहीं है, और आप काम करें। मैं मानता हूँ चलो कोई एक्सपोर्टर थोड़ा बहुत गड़बड़ कर जाएगा, कोई ऐसी चीज कर जाएगा, मगर वो गड़बड़ बहुत थोड़ी है बनिस्बत के आपकी एक्सपोर्ट कितनी बढ़ जाएगी। और फिर आप आहिस्ता आहिस्ता टैक्स भी बढ़ाएं, आहिस्ता आहिस्ता मजीदों को और लोगों को टैक्स नेट में भी लेके आए। तो ये एक तरीका और एक पॉलिसी और प्लानिंग के तहत होगा। ये इसी तरह चुटकी बजाने से तो नहीं हो जाएगा कि हमने कह दिया कि ये एक्सपोर्ट बढ़ा दें तो एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी। सही, फिर इसी बहुत तरह शुक्रिया निशारी साहब, आपका पॉइंट मेरे पास आ चुका है। आपकी तरफ बढ़ना चाहूंगी फयाज बड़ाई साहब। मिनी बजट के हवाले से बात की जाती है, तो मिनी बजट को आप किस तरह से देख रहे हैं, और अगर एक्सपोर्ट की बात की जा रही है तो एक्सपोर्ट्स तब बढ़ेंगी जब अपने मुल्क के अंदर हम इस तरह का दोस्त माहौल जो इनको प्रोवाइड करेंगे अपने सनतकारों को। तो क्या कहना है इस हवाले से आपका? फ़ायदा लाशारी साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बात की है कि हमारे जो टैक्स कलेक्ट करने वाले इदारे हैं ना, वो जब टैक्स हासिल करते हैं, टैक्स इकट्ठा करते हैं, तो वो बगले बजाते हैं और तालियां बजाते हैं, जी देखिए हमने इतना टैक्स इकट्ठा कर लिया है। वो ये नहीं कहते कि ताजर बरादरी ने इतना टैक्स दिया है, इनकी मेहरबानी है, इन्होंने इन्वेस्ट किया, कारोबार किया, इन्होंने ये क्वालिटी की चीज़ें फराम की और हमने इतना इनकी वजह से पैसा आया, तो हम इनको इज़्ज़त दें, इनकी हौसला अफजाई करें, इनको ऐसे मौके बेहतर मौके फराम करें कि ये मज़ीद बेहतर काम करें में और टैक्स आए। ये जो हमारा लाशारी साहब जो माइंड सेट है ना, ये इस तरह का हो गया कि वो सरकारी अफसर जो टैक्स कलेक्ट करते हैं वो इसको अपना कारनामा बयान करते हैं, वो ये नहीं बताते कि ये क्योंकि रेवेन्यू जनरेट करने पे फोकस सबका होता है, बल्कि ये तारीफ किया करेंगे जी इस मरतबा ताजर बरादरी ने या वो लोग जो टैक्स देते हैं उन्होंने इतना टैक्स दिया है, ये समझते हैं कि हमने जो इकट्ठा कर लिया ये हमारी बहादुरी और ये हमारा कारनामा है और हमने सब काम किया है। देने वालों की इसकी कोई बहादुरी नहीं है, वो तो छुपाना चाह रहे थे तो हम उनसे ज़बरदस्ती लिया। तो ये जो सोच है इसको बदलना चाहिए। आपको ताजर बहादुरी टैक्स देती है तो उनका एहसान भी मानना चाहिए और उनको फैसिलिटेट करना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए और उनको। तो सर मिनी बजट से कैसे निपटेंगे? तो मिनी बजट आप देख रहे हैं जैसे आ गया और जितने टैक्स बढ़ा, जितना बोझ बढ़ा, जिस तरह आवाम ने शोर मचाया, तो मैं समझता हूँ कि मिनी बजट खान साहब खुद सारी जिंदगी आप जानते हैं कि मिनी बजट के खिलाफ थे, क्या मैं ऐसी कोई बात नहीं करूंगा। तमाशा टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं सीनियर तजियाकार और सीनियर सहाफी सलीम बुखारी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। जी वालेकुम अस्सलाम सर, साल नौ का आगाज हुआ है, साथ ही साथ कीमतों में भी रद्दोबदल हो चुका है, मिनी बजट भी तैयार है, आप इसको किस तरह से देखते हैं? और सेकेंडली आप क्या समझते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अब तक की जो पॉलिसीज हैं, खान साहब की आए रोज कैबिनेट में तब्दीलियां हैं, उनके बल्दियात में जो पहला मरहला था वो भी आपके सामने आ चुका है, तो सर करंट सिचुएशन आप क्या समझते हैं कि गवर्नमेंट इस वक्त जिस तरह के इनिशिएटिव्स ले रही है वो कितने उनके लिए प्रॉफिट वाले साबित होंगे या कितना उनको फायदा दे सकते हैं? देखिए, गुजारिश ये है कि जहां तक अब जो इकदाम उठा रही है हुकूमत, उनका ताल्लुक है वो मेरे ख्याल से अब बहुत देर कर दी है उन्होंने जी। पिछले 3 साल में वो जो कुछ कर सकते थे उस वक्त वो पिछलों का रोना रोते रोते उनको फुर्सत नहीं मिली इससे। वो मरसिए और नोहे हमने इतने सुने हैं कि हिम्मत हो गए पूरी कौम को। जब वक्त था काम करने का उस वक्त कुछ किया नहीं गया है, और अब जो इकदाम किए जा रहे हैं, हुकूमत जो है वो कई तरीके से फंस चुकी है। कीमतें जो आसमान से बातें कर रही हैं वो उनके काबू में नहीं है। हर कैबिनेट मीटिंग में इमरान खान साहब जो है वो 2 बातें करते थे, एक तो ये कि जाके ये बताएं कि पाकिस्तान दुनिया में सस्ता तरीन मुल्क है। आप मुझे बताइए इस तरह के जुमलों से गरीब आदमी जो सड़क के ऊपर जिसकी चीखें निकल रही हैं, जिसकी जिंदगी जीरन हो गई है, जिसके बस की बात नहीं रही है सुबह से शाम करना, उसको ये पैगाम जो है वो क्या मदद करेगा उसकी? पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि देखिए बजट के बाद मिनी बजट ना लाने का उन्होंने वादा किया था, लेकिन इस दौरान इससे पहले कि मिनी बजट आए कोई 6 दफा पेट्रोल की कीमतें बढ़ चुकी हैं, 6 दफा बिजली की कीमतें बढ़ चुकी हैं, गैस
नायाब भी है, कीमतें बढ़ गई हैं। तो ये सूरत हाल में मुझे बताइए अवाम क्या करे, अवाम का क्या कसूर है जिसकी सजा उसको दी जा रही है? बिल्कुल। पिछलों के मातम से आज के इंसान का मसला तो हल नहीं होने वाला। तो इस बुखारी साहब, एतबार से अगर आप आज की जो करंट रिपोर्ट रही है इस्लामाबाद में पाक चाइना इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब करते हुए वजीर आजम इमरान खान साहब ने कुछ बातें की हैं। आप क्या समझते हैं, क्या ये बातें मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को करनी चाहिए? जैसे उन्होंने कहा कि जी आईटी में हम बहुत पीछे थे, अभी हमने उस पर फोकस किया तो हमें एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आना शुरू हो चुका, हम अच्छे काम की तरफ जा रहे हैं। फिर साथ में वो कह रहे हैं कि हमें अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना होगा, इंपोर्ट को कम करना होगा, और साथ में ये भी कह रहे हैं कि जी सब्जियां बेचने से कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, और मोहनजोदड़ो के टाइम की हम टेक्नोलॉजी भी तक इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, गुजारिश ये है कि ये सारी बातें जो हैं, इससे एक आम आदमी का जो आज झुलसा हुआ है स्काई रॉकेटिंग प्राइसेस में, उसको कुछ मदद नहीं मिलती इन जुमलों से। ये रेटरिक है, ये वो वादे और दावे हैं जो कंटेनर पर खड़े होकर धरने से शुरू किए, इलेक्शन कैंपेन में जारी रहे, बिल्कुल। फिर इक़्तिदार आने के बाद हर बड़े शहर में जाके जलसे करके जो कुछ कहा, जितने वादे थे उतने ही यू टर्न है उनके ऊपर। तमाम उनका एतबार करने के लिए तैयार नहीं है। तो खान साहब कहाँ होते हैं? खान साहब को मुल्क के हालात नजर नहीं आ रहे? उनके एडवाइजर्स क्या कर रहे हैं? क्या वो खान साहब को ये नहीं बताते कि खान साहब लोग जो है वो चीखे मार रहे हैं, उनकी बस से बात बाहर अब हो चुकी हुई है? ये आपने अब ढंग की बात बिल्कुल की है कि उनके एडवाइजर ने ही तो ये नौबत लाई है, जो उनको बताते रहते हैं कि ऑल इज वेल इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क। डेनमार्क में, मुल्क में कुछ भी ठीक नहीं है। लेकिन वो इमरान खान साहब वही गलती कर रहे हैं जो अक्सर सरबराहान मुमलिकत करते हैं या चीफ एग्जीक्यूटिव करते हैं, वो ये कि अपना प्रोपोगेंडा खुद ही मानने लग जाते हैं। उनके एडवाइजर कभी उन्हें नहीं सही सूरत हाल का पता चलने देंगे, और यही वजह है कि पब्लिक से डिस्कनेक्ट जो है खान साहब का, उसकी वजह से ज्यादा प्रॉब्लम हो रहे हैं। तो उनको सबसे पहले तो अपनी टीम ठीक करनी है, अपनी टीम में तब्दीलियां करें वो, अगर वो चाहते हैं कि जो बुखारी साहब कितनी तब्दीलियां करवाएंगे? इतनी तब्दीलियां हो चुकी हैं, अब तो पानी सर से गुजर चुका। आपकी बारीक बीनी बहुत ज्यादा है। आप क्या समझते हैं, जनरल इलेक्शन सर पर है, अवाम अब मजीद तैयार नहीं है तब्दीली और नए पाकिस्तान को वोट करने के लिए? देखिए, गुजारिश ये है, जिन तब्दीलियों की बात आप कर रही हैं, ये वो गुजरा है जिनको निकाला गया है चार्जेस पर। जी बिल्कुल। वो मैं उसकी तफसील में जाना नहीं चाहता, वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। जिन माफिया की बात करते हैं खान साहब, वो उनकी नाक के नीचे बैठे हैं। कोई माफिया जो है वो हुकूमत की सरपरस्ती के बगैर पनप नहीं सकता। एग्जैक्टली। तो ये सारी चीजों का इदराक होना चाहिए उन्हें, और उन्हें चाहिए कि वो अपने एडवाइजर की उस रोजी पिक्चर से निकले और अवाम की खिदमत के कोई हकीकी इकदाम करें। लंगर खाने खोलने, सराय बनाने से अवाम की गुर्बत दूर नहीं होती, कभी और ज्यादा गरीब हो जाती है। उनके एडवाइजर्स के मुताबिक ये बहुत बड़ा काम करें। बुखारी साहब, लास्ट में पूछना चाहूंगी, नवाज शरीफ वतन वापस आ रहे हैं और पीडीएम का लॉन्ग मार्च जो था वो तो लॉन्ग मार्च में तब्दील हो चुका है, क्योंकि वो होने का नहीं है, और मार्च से बात अब मजीद आगे चली गई हुई है। आप इन दोनों चीजों को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, सूरत हाल ये है कि ये चाहे मार्च हो, चाहे अप्रैल हो, चाहे मई हो जी, अगर अवाम के मसाइल हल नहीं करेंगे प्राइम मिनिस्टर साहब, तो अपोजिशन कामयाब हो या ना हो, उन्हें अवाम की से डरना चाहिए। मैं आपको मिसालें दे सकता हूँ। आपको याद होगा नवाज शरीफ के दौर में जब बिजली की कीमतें बढ़ी थी तो लोगों ने वापडा के दफ्तर चला दिए थे। बिल्कुल। उस सूरत हाल से बचने का एक ही तरीका है कि आज आप उनकी खिदमत के लिए कोई ऐसे इकदाम करें जिससे अवाम की जिंदगी आसान हो। बिल्कुल। वो टाइम भी याद है जब मियां शहबाज शरीफ साहब पंखे को झला करते थे, अब बैठकर कहा करते थे कि कीमतों में इजाफा हो गया है। देखिए, गुजारिश ये है कि एक बुरी बात या गलत बात अगर माजी में हुई थी जी, तो उसको जवाब बना के खुद गलत काम करने का कोई इख्तियार नहीं है स्टेट के पास। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? देखिए, भेजा किसने था? मुझे तो अजीब हैरत होती है जब ये सवाल किए जाते हैं। जी। हमें तो हुकूमत ने बताया था कि वो बनने बीमार वाले हैं, उनकी आखिरी सांसें हैं। बिल्कुल। अब वो उनको भेज के खुद हमसे पूछते हैं। मुझे तो इसमें बहुत हैरत है। बिल्कुल सही, आपने सही बात की। बुखारी साहब, इसी हवाले से उन्होंने एक केस भी तैयार कर दिया है। शहबाज शरीफ साहब के लिए बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कंक्लूजन की तरफ बढ़ूंगी। फयाज बड़ाई साहब, बुखारी साहब ने जिस तरह से एक इंतहाई डिटेल में बात करती है, उन्होंने कहा कि स्टेट पहले फैसला भी खुद करती है और उसके बाद फिर वो सवाल लोगों से पूछा जाता है, या फिर वो उनके बुजुर्ग जब आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं तो ये इस तरह के सवालात वो बच्चों की तरह पूछ रहे होते हैं कि ये काम किसने किया था और ये काम क्यों हुआ था। आप क्या समझते हैं कि इस करंट सिचुएशन के ऊपर वजीर आजम इमरान खान साहब के पास वक्त बहुत कम रह चुका हुआ है, केयर टेकर गवर्नमेंट ने भी आना है, और इस तमाम सिचुएशन के अंदर खान साहब को कोई 2-3 अगर अच्छे स्टेप लेने हो तो वो कौन से ले सकते हैं कि जिसके जरिए उनकी तब्दीली सरकार कुछ अच्छी सांसें भी ले सकती है या बच सकती है? फायदा आप जानते हैं कि नून लीग वालों ने एक शोशा छोड़ा कि मियां नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं। तो आप देखते हैं खान साहब वो
महंगाई का जिस तरह अभी तक भारी साहब ने बात की, एक तूफान मचा और आवाम किस तरह रो रहे हैं, ये तो उनकी टीम ने नहीं बताया कि मियाँ साहब, अपना कप्तान साहब, मुल्क में ये हालात और महंगाई इतनी अरूज पे पहुंच चुकी है, आवाम की ये सूरत हाल है, किसी भी वक्त कुछ हो सकता है, ये उनको नहीं बताया। लेकिन उनको एक शोशा जो नून लीग ने छोड़ा था वो फौरी तौर पर बता दिया, और उस पर वज़रा के भी बयान आ गए, खान साहब के बयान आ गए, और कई वज़रा ने तो यहाँ तक कह दिया कि जी वो ज़रूर आए, हम उसको जेल की गाड़ी में लेकर जाएंगे। सब फजूल था, बेमकसद था, ना तो वो आ रहे हैं ना उन्होंने आना है। नून लीग को खुद भी ये नहीं पता था कि हम ये जो बात कर रहे हैं इसका गवर्नमेंट इतना खौफजदा हो जाएगी और मीडिया पे ये बात इतनी तेजी से फैल जाएगी। नवाज शरीफ अब तो शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने लगे लाहौर हाई कोर्ट में। अभी गवर्नमेंट को पहले क्यों नहीं किया, जब वो नहीं आए टाइम पे, जब वो गए हैं बीमारी का बहाना, यही भारी साहब ने कहा जब गवर्नमेंट ने भेजा, गवर्नमेंट ने जिन टर्म्स एंड कंडीशंस पे भेजा, जब वो वापस नहीं आए तो उन टर्म्स एंड कंडीशंस को लागू क्यों नहीं किया। अब जब ये शोशा आया कि वो वापस आ रहे थे, इनको याद आ गया है कि अब हमने जमानतें भी जब्त करनी है और मुकदमे भी इनके खिलाफ चलाने हैं। बयान दे दिया नहीं अब वो तो नहीं आएंगे जब तक वो उनकी सेहत ठीक नहीं होगी। खाकान अब्बासी साहब ने कह दिया जी, वो पार्टी ने फैसला किया कि जब तक उनकी सेहत ठीक नहीं होगी वो नहीं आएंगे। उन्होंने एक शोशा छोड़ा था उसको फौरी तौर पर वापस ले लिया और इस मुल्क में उन्होंने पूरा पैनिक और एक फजा बना दिया। असल जो आज के प्रोग्राम का मैं कंक्लूड करना चाह रहा हूँ कि अपोजिशन हरकत में आए या ना आए, अपोजिशन बिखरी हो या मुतहद हो, अपोजिशन कुछ भी ना करे, खान साहब ने खुद अपने लिए जो कुछ कर दिया या वो कर रहे हैं आने वाले दिनों में, और मिनी बजट के बाद जो और मिनी बजट वो दिए जा रहे हैं, तो वो अपोजिशन को तो जरूरत नहीं है काम करने की। खान साहब अपने लिए खुद कुछ कर रहे हैं। खान साहब ने बहुत कुछ कर दिया और मेरा ख्याल है कि अब खान साहब ने ये फैसला कर लिया, जैसे मैंने शुरू में कहा था कि अब अगली जिंदगी जो है वो लेक्चर दिया करेंगे, वो किसी और तरह की गुजारेंगे, क्योंकि उनको बिल्कुल ना तो उनकी टीम बता रही है, ना उनको खुद पता चल रहा है और ना वो इसकी परवाह कर रहे हैं। और अपोजिशन की ये खुशकिस्मती है 2021 भी उनके हक में अच्छा रहा कि तमाम जो थी गवर्नमेंट की खामियां उनके हक में जा रही हैं, और 2022 में भी अगर मजीद, लेकिन अपोजिशन की सबसे बड़ी कमजोरी भी ये होगी कि अगर आप वो राइट टाइम के ऊपर कोई राइट डिसीजन नहीं करेंगे तो कुछ नहीं कर सकते। अपोजिशन को खेलने की जरूरत नहीं है, अपोजिशन के पास है, गया खेलेगी किस बात पे, वो तो हुकूमतें कर चुकी हैं, ये तो खुद बहुत उनकी चीजें उनके हक में जाएंगी। जैसे बुखारी साहब ने कहा ना कि अवाम अपोजिशन पे सोच है, अब जाकर अवाम ने रिएक्शन शो करना है और वो करेंगे। उन्होंने अपोजिशन पे मेहरबानी नहीं करनी, उन्होंने हुकूमत के उन स्टेप्स के खिलाफ करना है जो उन पर जुल्म का पहाड़ बनकर टूटे हुए हैं। तो लिहाजा अपोजिशन सोई रही जागी रही, वो बेमकसद बात है। सही, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त यहीं पर खत्म हो जाता है। कतई कलामी की माजरत चाहती हूँ। नाज़रीन, अगले प्रोग्राम तक के लिए मेरे मौजूद पैनल को और अपनी मेजबान फाइजा बुखारी को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।